Alright guys, so we have discussed the basic of autonomic nervous system. It is classified into sympathetic and parasympathetic. तो ये देख चुके हैं हम। अब शुरू करते हैं एक सेक्शन से जिसे हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो चाहे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मैंने आपसे कहा था कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो चलता है वो दो चीज़ों पे चलता है। कौन सा दो चीज़ों है दोस्तों? जरा टटोलो अपने दिमाग को। विच आर द टू थिंग्स ऑन विच ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रन्स? कुछ आया दिमाग में? एक न्यूरोट्रांसमीटर, दूसरा रिसेप्टर। तो इन्हीं से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर की। और अगर मैं बात करूं न्यूरोट्रांसमीटर की, तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? ट्रांसमीटर होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। कम ऑन गाइस, याद करो क्या कहा था मैंने। द न्यूरोट्रांसमीटर इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एसिटाइलकोलिन। तो इस सेक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे कि एसिटाइलकोलिन कैसे रिलीज होता है, कैसे काम करता है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक सिनेप्स बनाएंगे। तो सिनेप्स क्या होता है, कैसे काम करता है, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको। तो एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बनाया हमने। ये आपका प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है या ऑर्गन है, और उसके बीच में सिनेप्स है। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि यहाँ पे ACH है। एसिटाइलकोलिन का जो शॉर्ट फॉर्म मैं यूज करूंगा हर जगह पे, वो ACH है। इसका शॉर्ट फॉर्म आपके टेक्स्ट बुक्स में भी मिलेगा। और ये जिसके अंदर ये होता है इसे हम कहते हैं वेसाइकल। तो वेसाइकल एक पाउच की तरह होता है जिस पाउच के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, राइट। अब बात करते हैं आपके रिसेप्टर की। न्यूरोट्रांसमीटर जाकर के आपके रिसेप्टर्स पे काम करेगा, रिसेप्टर्स पे काम करेगा। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये मास्करेनिक या निकोटिनिक रिसेप्टर हो सकते हैं। तो रिसेप्टर को मैं शॉर्ट फॉर्म में आर में डिनोट कर दूंगा। सो मास्करेनिक रिसेप्टर है और निकोटिनिक रिसेप्टर है। अब बात करते हैं आपके एक्शन पोटेंशियल की। तो देखिए, जैसे ही आपका एक्शन पोटेंशियल नीचे की तरफ आएगा, ये एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, ये आपके वेसाइकल को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से आपका एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। उसके पीछे एक डिटेल्ड मैकेनिज्म है, कैल्शियम अंदर जाता है, पर वो आपके नर्सिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इतना याद रखिए, एक्शन पोटेंशियल की मदद से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। और न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही रिलीज होगा, ये आपके रिसेप्टर्स पे काम करेगा, मास्करेनिक या निकोटिनिक, और इनके ऊपर काम करके ये आपको एक इफेक्ट बना करके देगा। तो वो इफेक्ट कुछ भी हो सकता है। आपका प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या ब्लडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कुछ भी इफेक्ट हो सकता है, राइट। पर इस इफेक्ट को हमें खत्म भी करना है भाई। ऐसा तो नहीं है कि कॉन्ट्रैक्शन होता चला जाए, ऐसा तो नहीं होता, राइट। तो इस इफेक्ट को हम खत्म कैसे करेंगे? इफेक्ट को खत्म करने के लिए एसिटाइलकोलिन यहाँ पे मेटाबोलाइज होता है। ये मेटाबोलाइज होता है और मेटाबोलाइज होकर के बनाता है कॉलिन और एसीटेट, दो प्रोडक्ट बनाता है। और इस मेटाबॉलिज्म के लिए एक एंजाइम यहाँ पे चाहिए अपने को। वो जो एंजाइम है उसे हम कहते हैं ACHE। ACHE मतलब एसिटाइल कॉलिन एस्टरेज। दोस्तों, इस एंजाइम को हम ट्रू कॉलिन एस्टरेज भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम मिल जाएंगे आपको, एसिटाइल कॉलिन एस्टरेज या ट्रू कॉलिन एस्टरेज। तो ये एंजाइम क्या करेगा, आपके एसिटाइल कॉलिन को सिनेप्स में तुरंत तोड़ देगा, ताकि जो आपका इफेक्ट है थोड़ी देर के लिए रहे। मतलब बार बार या लंबे समय तक इफेक्ट बनाने के लिए लगातार एसिटाइल कॉलिन का रिलीज होना जरूरी है। और ये जो कॉलिन यहाँ पर रिलीज हुआ, इस कॉलिन के साथ होता क्या है, ये जो कॉलिन है ये कॉलिन दोबारा से आपके न्यूरॉन में चला जाता है, जिससे कि एसिटाइल कॉलिन हम बनाएंगे। और ये जो दोबारा जाता है इसको हम कहते हैं कॉलिन का रीअपटेक। सो ये जो प्रोसेस है कॉलिन का रीअपटेक कहते हैं। और ये कॉलिन का रीअपटेक दोस्तों, ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कॉलिन। तो ये एक प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन आपको याद होगा, मैं आपको हमेशा बताता हूं दो प्रकार के क्वेश्चंस, एक क्यू क्वेश्चन जो आ चुके हैं आपके एग्जाम में, PQ प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन जो आने वाले समय में नए क्वेश्चन। देखो, आपको पता है आपके नर्सिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस ज्यादातर रिपीट नहीं होते, नए क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो वो भी बताना जरूरी है। अब यहाँ पे इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में है। एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, एसिटाइलकोलिन का रिलीज कराएगा, वो रिसेप्टर पे काम करके इफेक्ट बनाएगा, उसके बाद वो मेटाबोलाइज हो जाएगा और कॉलिन का रीअपटेक हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। पहला, कुछ ड्रग्स मैं आपको बताऊंगा जो एसिटाइलकोलिन के रिलीज को ब्लॉक करते हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं जो एसिटाइलकोलिन के रिलीज को ब्लॉक करते हैं, यहाँ पे 3 ड्रग्स हैं। एक हैं माइनोग्लाइकोसाइड्स, दूसरा बोटुलिनम टॉक्सिन। तो ये ड्रग नहीं है, टॉक्सिन है जो कि ड्रग के तौर पे यूज किया जा सकता है। और एक टॉक्सिन है जिसे हम कहते हैं
बीटा बुंगेरोटॉक्सिन। सो व्हाट इज द कॉमन थिंग विद दीज थ्री टॉक्सिन्स? ये तीनों टॉक्सिन क्या कर रहे हैं, मतलब एक ड्रग और दो टॉक्सिन, दे विल डिक्रीज एसिटाइल कोलिन रिलीज। ये एसिटाइल कोलिन के रिलीज को ब्लॉक करेंगे तो इनका जो खासा इफेक्ट आता है आपके मसल में आता है। तो ये क्या करेंगे, मसल में एसिटाइल कोलिन चाहिए ताकि हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करें। सो एसिटाइल कोलिन जब रिलीज नहीं होगा, दे विल डिक्रीज, these drugs they will decrease muscle contraction, they will decrease muscle contraction। तो ये एमसीक्यू आपको आ सकता है कि कौन से ड्रग्स हैं या कौन से टॉक्सिन है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन को कम कर सकते हैं, या न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर सकते हैं, या एसिटाइल कोलिन के रिलीज को कम कर सकते हैं। तो आपका आंसर या तो एमाइनोग्लाइकोसाइड होगा जो कि एक एंटीबायोटिक है, हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, या टॉक्सिन है बोटुलिनम टॉक्सिन, बोटुलिज्म पढ़ेंगे आप लोग फूड पॉइजनिंग में, माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है बोटुलिज्म, या एक टॉक्सिन है बीटा बुंगेरोटॉक्सिन। अब बात करते हैं दूसरे क्लास ऑफ ड्रग्स की। देखो यहाँ पे हम ड्रग्स की बात करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो या तो आप इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। जो कम करने वाले हैं वो सिंपली एक काम करेंगे, देखो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में अगर मैं ड्रग्स की बात करूं तो जो इफेक्ट को कम करेंगे वो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, पर जो इफेक्ट को बढ़ाएंगे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं इफेक्ट को कैसे बढ़ा सकता हूं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इफेक्ट को बढ़ाने के लिए आप एक काम करिए भाई, इफेक्ट को बढ़ाना है ना, इसको मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? इफेक्ट को बढ़ाने के लिए मैं डायरेक्टली रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दूंगा, मतलब मैं ऐसे ड्रग्स दूंगा जो जा करके रिसेप्टर को पकड़ लेंगे और उसको स्टिमुलेट करेंगे ताकि इफेक्ट बढ़े, और ये डायरेक्टली रिसेप्टर पे काम करेंगे। इस वजह से हम इनको कहते हैं डायरेक्ट कोलिनर्जिक्स कहते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट कोलिनर्जिक्स। तो डायरेक्ट कोलिनर्जिक्स हैं क्या? ये रिसेप्टर्स के स्टिमुलेटर्स हैं। अब देखो ध्यान से, इन्हीं रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने का मेरे पास दूसरा तरीका भी है। वो क्या है? मैं इस एंजाइम को ब्लॉक कर दूंगा। कौन सा एंजाइम है? एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। इसको ब्लॉक कर दिया तो मेटाबॉलिज्म ब्लॉक हो जाएगा, मतलब सिनेप्स में या सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या बढ़ जाएगा? एसिटाइल कोलिन। और वो एसिटाइल कोलिन अब आपके रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। तो मिल गया ना हमें कोलिनर्जिक इफेक्ट फिर से। तो हमें फिर से जो कोलिनर्जिक इफेक्ट मिला है, ये कोलिनर्जिक इफेक्ट डायरेक्टली नहीं मिला, हमें इनडायरेक्टली मिला है एसिटाइल कोलिन को बढ़ा करके। तो इन्हें हम कहेंगे इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक्स। तो यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आगे चल के आपको समझने में आसानी हो। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का तरीका क्या है मेरे पास? या तो मैं मस्करिनिक रिसेप्टर या निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करूंगा, तो उसकी वजह से डायरेक्टली स्टिमुलेशन हो जाएगा, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट कोलिनर्जिक्स। इनडायरेक्टली मैं कैसे स्टिमुलेट कर सकता हूं? मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर दूंगा, एसीएचई ब्लॉकर्स, एसिटाइल कोलिन बढ़ेगा, इस वजह से उन्हें हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक्स। तो ये जो दो क्लास हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को बढ़ाते हैं। वहीं पे मैं अगर आपको कहूं मुझे इफेक्ट को कम करना है तो मैं क्या कर सकता हूं? भाई मैं ऐसे ड्रग्स दूंगा जो मस्करिनिक या निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, राइट? तो मैं ऐसे ड्रग्स दे सकता हूं कि ये जो मेरे मस्करिनिक रिसेप्टर है या निकोटिनिक रिसेप्टर है, अगर मैं ऐसे ड्रग्स दूं जो इनको ब्लॉक कर दे तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे एंटीकोलिनर्जिक्स। सो कोलिनर्जिक्स का मतलब क्या होता है? जो इफेक्ट को बढ़ाएंगे। एंटीकोलिनर्जिक्स मतलब जो इफेक्ट को कम करेंगे। इफेक्ट को कम करने वाले ड्रग्स बहुत सिंपल हैं, सिर्फ जाकर के रिसेप्टर को ब्लॉक करना है और कुछ नहीं। पर इफेक्ट को बढ़ाने वाले जो ड्रग्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, इसी वजह से मैंने आपको समझाया यहाँ पे। तो ये पहला चीज हमने डिस्कस करना था हमने यहाँ पे, और वो है न्यूरोट्रांसमीटर। तो दोस्तों न्यूरोट्रांसमीटर में क्या देखा हमने? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, मेटाबोलाइज होता है, वापस चला जाता है कॉलिन। कुछ ड्रग्स देखे हमने जैसे कि एमाइनोग्लाइकोसाइड, कुछ टॉक्सिन देखे हमने जैसे कि बोटुलिनम टॉक्सिन, बीटा बुंगेरोटॉक्सिन, ये तीनों क्या करते हैं? एसिटाइल कोलिन के रिलीज को ब्लॉक कर देते हैं। फिर हमने कुछ ड्रग्स देखे जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं, वो कोलिनर्जिक्स हैं, दो प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर हमने देखा एंटीकोलिनर्जिक्स जो क्या है? रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, राइट? तो पहला चीज हमने देखा यहां पर और वो है न्यूरोट्रांसमीटर। अब दूसरी चीज की बात करते हैं और वो है रिसेप्टर्स, राइट? तो देखिए यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर ये दोनों वो चक्के हैं जिससे आपका गाड़ी आगे बढ़ता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। तो रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, मस्करिनिक एंड निकोटिनिक। इनके बारे में एक बात मैं आपको जी फार्मा में, जनरल फार्मा में बता चुका हूं कि जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स हैं ये जीपीसीआरस हैं या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं ये क्या हैं? ये आयन चैनल रिसेप्टर्स हैं। तो मस्करिनिक की हम बाद में बात करेंगे, निकोटिनिक की फिलहाल बात करेंगे। मस्करिनिक को हम एक अल्फाबेट से डिनोट करते हैं एम, निकोटिनिक को हम एक अल्फाबेट से डिनोट करते हैं एन। अब देखते हैं इनका लोकेशन क्या है। पहले निकोटिनिक की बात करते हैं। देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन क्या है? व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर? तो निकोटिनिक रिसेप्टर को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं लोकेशन के बेस पे। लोकेशन के बेस पे कहां हो सकते हैं ये? निकोटिनिक रिसेप्टर कैन बी आइदर मस्कुलर, मस्कुलर मतलब लोकेशन कहां है? मसल्स में। निकोटिनिक रिसेप्टर्स कैन बी न्यूरोनल, मतलब कहां है? न्यूरॉन्स में है। तो इनको डेजिग्नेट कैसे करते हैं? ध्यान से देखिए, एन फॉर निकोटिनिक रिसेप्टर
और उसमें एक छोटा सा एम लिख देते हैं, मतलब निकोटिनिक रिसेप्टर मस्कुलर सबटाइप। न्यूरोनल रिसेप्टर को डिनोट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, एन के साथ एक छोटा सा एन लगा देते हैं, मतलब निकोटिनिक रिसेप्टर न्यूरोनल सबटाइप। बहुत आसान है। अब देखिए मस्कुलर सबटाइप है, मतलब है कहां पे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में है। मतलब कुल मिला के अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये आपके मसल्स में है, और मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे, एनएम सब टाइप ऑफ रिसेप्टर्स मसल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा क्लिनिकल कोरिलेशन करते हैं दोस्तों। ड्रग्स के साथ साथ हम अगर बीमारियों के साथ कोरिलेट नहीं करेंगे, डिजीज के साथ, इफ विल नॉट कोरिलेट देन इट वुड बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो आगे जाकर के आपको मेडिसिन में आसानी होगी। तो मैं एक बीमारी की बात करता हूं यहाँ पे, लेट मी टॉक अबाउट अ डिजीज। एक डिजीज की बात करता हूं यहाँ पे, डिजीज। सो देयर इज अ डिजीज कॉल्ड एज माइस्थेनिया ग्रेविस। तो एक बीमारी हमारे पास माइस्थेनिया ग्रेविस, और माइस्थेनिया ग्रेविस में होता क्या है, इसमें एंटीबॉडीज बनते हैं, ए बी मतलब एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, ये जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आपके रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। सो माइस्थेनिया ग्रेविस में मसल का कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, उसकी वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है इसमें क्या होता है, फैटीग होता है, थकावट। सो थोड़ा दूर चलने के बाद, थोड़ा काम करने के बाद पेशेंट बार बार थक जाता है, राइट। तो ये इफेक्ट क्यों आता है, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का जो काम है, जो कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, वो नहीं हो पाता। तो ये कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे चल करके आप ट्रीटमेंट समझ पाए कि माइस्थेनिया ग्रेविस में मैं ट्रीटमेंट कैसे करूंगा। अगर माइस्थेनिया ग्रेविस में मुझे ट्रीटमेंट करना है तो जरा सोचो यहाँ पे कौन से रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे भाई। माइस्थेनिया ग्रेविस में अगर मुझे ट्रीटमेंट करना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है, तो कौन से रिसेप्टर को स्टिमुलेट करूंगा, एनएम रिसेप्टर को। तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अब आते हैं न्यूरोनल। तो न्यूरोनल के बहुत सारे लोकेशन है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपके गैंग्लियंस में होते हैं। ये आपके गैंग्लियंस में होते हैं, और गैंग्लियंस में क्या करते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। तो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो गैंग्लियंस हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, दोनों ही जगह पे क्या करेंगे, ये एक्शन पोटेंशियल को बनाएंगे और आगे की तरफ उसको लेकर के जाएंगे, बढ़ाएंगे। तो ये आपके निकोटिनिक रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन है। अब बात करते हैं आपके मास्करेनिक रिसेप्टर्स की। मास्करेनिक रिसेप्टर्स की बात करते हैं, तो देखो मास्करेनिक रिसेप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज ज्यादातर इफेक्ट्स आप आपके बॉडी में इन्हीं से समझ पाएंगे। मास्करेनिक रिसेप्टर ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि कितने टाइप्स के हैं, तो मास्करेनिक रिसेप्टर्स ओवरऑल 5 टाइप्स के हैं, राइट। 5 टाइप्स ऑफ मास्करेनिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। M1, M3, M5, M2, M4। तो अब अगर देखें तो पांचों जो रिसेप्टर्स हैं, मैंने उनको ऑड और इवन में डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों, तो इसके लिए आपको एक बेसिक फैक्ट समझना पड़ेगा कि जो M1, M3 और M5 रिसेप्टर्स हैं, ये GQ सब टाइप है। GQ सब टाइप मतलब ये जहां कहीं भी होंगे, जी फार्मा में हमने बात किया था, ये कैल्शियम को बढ़ाएंगे। वेयरएज M2 और M4 ये GI सब टाइप के हैं, ये जहां कहीं भी होंगे ये कैल्शियम को कम करेंगे। मतलब इनका जो इफेक्ट होगा रिलैक्सेशन वाला होगा, इनका जो इफेक्ट है M1, M3, M5 का स्टिमुलेशन वाला होगा। बेसिक चीज समझ गए। अब देखो चीजें कैसे आसान बनती हैं। अब अगर मुझे लोकेशन पता हो तो मुझे इफेक्ट अपने आप पता चल जाएगा। जैसे कि M1 रिसेप्टर आपके ब्रेन में है, और ये क्या करेंगे, ब्रेन में कैल्शियम को बढ़ाएंगे, और ये कैल्शियम बढ़ने की वजह से ब्रेन में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, जिसकी वजह से कॉग्निशन बढ़ेगा, मतलब याददाश्त बढ़ेगी। सो कॉग्निशन बढ़ने का फायदा क्या है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं अभी कि कॉग्निशन बढ़ने का फायदा क्या है। तो जब हम कॉग्निशन को बढ़ाएंगे यहाँ पे, कॉग्निशन को बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो अब देखिए एक बीमारी की बात करते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज। तो अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। इस बीमारी में इसका मूल कारण क्या है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। यहाँ पे एसिटाइलकोलिन कम हो जाता है, और एसिटाइलकोलिन कम होने की वजह से क्या कम हो जाता है, याददाश्त कम हो जाती है, कॉग्निशन कम हो जाता है, राइट। तो ये कैसे हो रहा है आप समझो। यहाँ पे जब एसिटाइलकोलिन, नॉर्मली उसका फंक्शन क्या है ब्रेन में, कॉग्निशन को बढ़ाना, अगर उसकी कमी हो गई तो याददाश्त कम हो जाएगी अल्जाइमर्स में। तो ये कोरिलेशन है। तो अगर मैं अल्जाइमर्स को ट्रीट करना चाहता हूं तो मुझे किसको बढ़ाना पड़ेगा, एसिटाइलकोलिन को। तो बाद में ये चीजें हमें काम आने वाली हैं। देखो अभी फिलहाल मैं आपका बेस बना रहा हूं, उस बेस पे हम धीरे धीरे घर बनाएंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। अब बात करते हैं M1 रिसेप्टर, जो कि आपके GIT में है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, टू बी प्रिसाइज स्टमक में है। और स्टमक में ये क्या करते हैं, ये GIT में सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। सिक्रीशन जैसे कि फॉर एग्जांपल
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको पता है आपके पेट में, स्टमक में एसिड होता है जो फूड को डाइजेस्ट करता है। तो जब भी आप खाना खाएंगे तो ये जो M1 रिसेप्टर है ये एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाएंगे। इसी प्रकार M3 रिसेप्टर भी है जीआईटी में, और M3 रिसेप्टर क्या करते हैं, जीआईटी के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। कैल्शियम बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो जीआईटी का जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, जीआईटी का जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो खाना है वो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेगा। उसी प्रकार M3 रिसेप्टर आपको अपने ब्रोंकाई में मिलेंगे, और ब्रोंकाई में क्या करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे। तो देखो सब कुछ बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है सब कुछ? क्योंकि कैल्शियम बढ़ रहा है। सो ब्रोंकाई में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएंगे, दैट इज ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। ये आपके ब्लैडर में है, ब्लैडर में भी क्या करेंगे, ब्लैडर में भी ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे। ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएंगे, ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, यूरिन बाहर की तरफ जाएगा। ये आपके सलाइवरी ग्लैंड्स में है, और सलाइवरी ग्लैंड्स में अगर मैं कैल्शियम को बढ़ाऊंगा तो वो जो सिक्रीशन है, सलाइवेशन है, वो बढ़ेगा। तो सलाइवेशन बढ़ेगा कैल्शियम बढ़ने की वजह से, राइट। इसी प्रकार M3 रिसेप्टर आपके प्यूपिल में है, और प्यूपिल के सर्कुलर मसल में है, और सर्कुलर मसल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा क्योंकि कैल्शियम बढ़ चुका है। और जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा प्यूपिल तो उसको हम क्या कहते हैं, मायोसिस कहते हैं। सो मायोसिस का मतलब क्या होता है, प्यूपिल का छोटा होना। मायोसिस मतलब प्यूपिल का छोटा होना। तो ये इफेक्ट है आपके बॉडी में, ये सारी इफेक्ट बनाते हैं। और अगर अभी तक आप देखें, एक छोटा सा बात मैं बताना चाहता हूँ, कैल्शियम बढ़ रहा है, इस वजह से आप देखिए यहाँ पे हर जगह जो इफेक्ट आएगा वो बढ़ा हुआ ही मिलेगा आपको, राइट। M5 की बात करें तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, इसके लिए कोई खास फंक्शन नहीं है। इवन M4 का भी कोई खास फंक्शन नहीं है। तो ये जो दो रिसेप्टर्स हैं इनको आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, पर M2 इंपॉर्टेंट है। M2 कहाँ पे है, M2 हमारे हार्ट में है। और हार्ट में क्या करेगा, ये देखो कैल्शियम की कमी हो गई, कैल्शियम कम होगा तो हार्ट में दो चीज़ों का कमी हो जाएगी। एक हार्ट में हार्ट रेट कम हो जाएगा, दूसरा हार्ट में AV नोड का कंडक्शन कम हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, हर जगह इफेक्ट बढ़ रहा है, देखो ध्यान से, हर जगह इफेक्ट बढ़ रहा है, पर हार्ट में इफेक्ट कम हो रहा है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को याद करने का मेरा तरीका क्या है, बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम व्हाट इट डज, एवरीवेयर इन योर बॉडी, एवरीवेयर इट इंक्रीजेस द इफेक्ट। सिर्फ एक जगह है जहां पे इफेक्ट कम होता है, और वो कौन सी जगह है, वो हार्ट है। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे बॉडी में ज्यादातर कौन सा रिसेप्टर है, M1, M2, M3, M4, आप ध्यान से देखें आपको आंसर मिल जाएगा। मोस्ट कॉमन रिसेप्टर कौन सा है, मोस्ट कॉमन रिसेप्टर है M3 दोस्तों। सो M3 इज द मोस्ट कॉमन रिसेप्टर इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये एक प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। बाकी जो इफेक्ट मैंने बताया है आपको, ये याद रखने में आसानी होगी। कैसे याद रखने में आसानी होगी, देखो ध्यान से, यहाँ पे दो प्रकार के ड्रग्स मैंने बताए थे आपको। अब ड्रग्स की बात करते हैं। दो प्रकार के ड्रग्स मैंने बताए थे आपको। एक ड्रग्स हैं आपके कोलिनर्जिक्स। कोलिनर्जिक्स मतलब क्या करेंगे, ये जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं ये क्या करेंगे, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे। दूसरी तरफ एक और क्लास ऑफ ड्रग्स हम डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं एंटी कोलिनर्जिक्स। और एंटी कोलिनर्जिक्स क्या करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक करेंगे। तो सिंपल सा इक्वेशन है कि यहां पे इफेक्ट बढ़ेगा या कम होगा जब हम कोलिनर्जिक्स या एंटी कोलिनर्जिक्स यूज करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी इफेक्ट मैंने बताए थे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, अगर मैं कोलिनर्जिक्स दूंगा तो ये सारे के सारे इफेक्ट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मतलब कोलिनर्जिक्स देंगे तो ब्रेन में कॉग्निशन बढ़ेगा, जीआईटी में सिक्रीशन बढ़ेगा, जीआईटी में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ब्रोंकाई में ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, सलाइवेशन होगा, प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। पर वहीं पे अगर मैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दूंगा तो ये सारे के सारे इफेक्ट कम होंगे कि नहीं, मतलब यहां पे कॉग्निशन कम हो जाएगा, HCl का सिक्रेशन कम होगा, जीआईटी का कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था यहाँ पे क्या होगा, ब्रोंको डायलिटेशन होगा, ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था यहाँ क्या क्या होगा, ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, यहाँ पे सलाइवेशन हो रहा था वहां पे क्या होगा, सलाइवेशन कम हो जाएगा, मतलब मुंह सूखा हो जाएगा, ड्राई माउथ जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो मायोसिस हो रहा था, वहां पे क्या होगा, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, प्यूपिल डायलेट करेगा, तो उसे क्या कहेंगे, मिड्रियासिस कहेंगे, जो थोड़ी देर में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये बेसिकली मैंने आपको एक बेसिक इंसाइट दिया है किस तरह ड्रग्स काम करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है याद रखना इसको कोरिलेट करके। पर वहीं पे अगर मैं हार्ट पे आ जाता हूं तो हार्ट में देखो, हार्ट में जब भी आप कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करेंगे तो इफेक्ट कम होगा, मतलब कोलिनर्जिक्स देने से हार्ट रेट कम होगा, कंडक्शन कम होगा। पर वहीं पे अगर मैं एंटी कोलिनर्जिक्स दूंगा तो वो हार्ट रेट को बढ़ाएंगे और एवी नोडल कंडक्शन को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा, याद रखना कितना आसान है। यहां पे कोलिनर्जिक ड्रग्स या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स मैं कैसे याद रखूंगा, देखो यहां पे वही चीज मैंने बताया, जब भी मैं कोलिनर्जिक्स यूज करूंगा, ध्यान से देखो, कम ऑन वंस मोर विथ मी,
अगर मैं कोलिनर्जिक ड्रग्स दूंगा तो बॉडी में हर जगह इफेक्ट बढ़ेगा, एक जगह कम होगा, दैट इज हार्ट। अगर मैं एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स दूंगा, अभी मतलब ड्रग्स दूंगा, तो पूरी बॉडी में इफेक्ट कम होगा, एक ही जगह पे इफेक्ट बढ़ेगा। कौन सा जगह है? फिर से वही हार्ट है। तो ये आपको याद रखना है कि रिसेप्टर्स देने के बाद किस तरह इफेक्ट आता है। देखो, ये समझाने के पीछे मेरा कारण ये है कि अभी मैं आपका बेस बना रहा हूं समझा करके, ताकि आगे चल के मैं आपको ये समझा सकूं कि कैसे ड्रग्स दे करके कोलिनर्जिक्स या एंटी कोलिनर्जिक्स हम कौन कौन से इफेक्ट लाते हैं और कौन कौन से बीमारियों में यूज करते हैं, या फिर कोलिनर्जिक्स या एंटी कोलिनर्जिक्स देने के बाद कौन कौन से साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग में क्या देखने को मिल सकता है। Alright guys, now let's have a look at the drugs which belong to parasympathetic nervous system। तो parasympathetic nervous system में अब तक हमने बात करा न्यूरोट्रांसमीटर का, रिसेप्टर का। अब देखते हैं कौन से ड्रग्स इन पे काम करते हैं। जो ड्रग्स हैं, तो ड्रग्स हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जो ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं, दोज ड्रग्स कैन आइदर इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो ड्रग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को या तो स्टिमुलेट कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं। तो जो ड्रग स्टिमुलेट करते हैं इनको हम कहते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स, और जो ब्लॉक करते हैं इन्हें हम कहते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो दो प्रकार के ड्रग्स हैं बेसिकली जो हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। पहले बात करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। ये जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं इनको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। देखो, माइमेटिक का मतलब क्या होता है? माइमेटिक का मतलब मिमिक करना, मतलब उसी के जैसा इफेक्ट बनाना, मतलब नकल करना। तो जो ड्रग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को नकल करते हैं, उनके जैसा इफेक्ट बनाते हैं, उन्हें हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक कह सकते हैं, या जो उनको स्टिमुलेट करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स कह सकते हैं। तो ये जो दो टर्म है ये सेम है, तो दोनों को ही मैं यूज कर सकता हूं। अब देखो, कोलिनर्जिक ड्रग्स मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के कौन से दो तरीके हैं, मैं पहले बता चुका हूं आपको, ध्यान करो। मैंने बताया था आपको दो तरह के कोलिनर्जिक्स हैं, डायरेक्ट कोलिनर्जिक्स एंड इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक्स। तो हमारे पास दो प्रकार के कोलिनर्जिक्स हैं, एक डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने ड्रग दिया और ड्रग ने क्या किया, आपके मास्करिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दिया। तो ड्रग खुद इन रिसेप्टर्स को जाकर के पकड़ता है, इनको स्टिमुलेट करता है डायरेक्टली, इसीलिए हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कोलिनर्जिक्स। इनडायरेक्ट क्या होते हैं? आपने ड्रग दिया, ड्रग रिसेप्टर को बाइंड नहीं करेगा, ड्रग ब्लॉक करेगा। ड्रग ब्लॉक करेगा एक एंजाइम को जिसे हम कहते हैं ACHE या एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, और जैसे ही आप ACHE को ब्लॉक करेंगे तो एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा, और जैसे ही एसिटाइल कोलिन बढ़ेगा तो ये एसिटाइल कोलिन खुद क्या करेगा, मास्करिनिक या निकोटिनिक को स्टिमुलेट करेगा। तो यहाँ पे जो मास्करिनिक और निकोटिनिक का स्टिमुलेशन है, ये देखो, ये डायरेक्ट नहीं है। ये किसके थ्रू होकर के जाता है? ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस के थ्रू होकर के जाता है। यहाँ पे जो स्टिमुलेशन है वो डायरेक्ट है, खुद करता है, इसलिए डायरेक्ट कोलिनर्जिक्स, इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक्स। शुरुआत करते हैं डायरेक्ट कोलिनर्जिक्स से। सो डायरेक्ट कोलिनर्जिक्स को मैं फर्दर सब क्लासीफाई कर सकता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मास्करिनिक एगोनिस्ट, निकोटिनिक एगोनिस्ट। तो देखिए, फार्मा में जब भी मैं ड्रग्स डिस्कस करूंगा और मैं ड्रग के आगे प्लस लगाऊंगा तो आप समझ जाइएगा उसका मतलब मैं एगोनिस्ट की बात कर रहा हूं। अगर मैं ड्रग के आगे माइनस लगाऊंगा उसका मतलब मैं एंटागोनिस्ट की बात कर रहा हूं, राइट। सो यहाँ पे दो ड्रग्स हैं, मास्करिनिक और निकोटिनिक एगोनिस्ट। अब बात करते हैं निकोटिनिक एगोनिस्ट की। देखिए, निकोटिनिक एगोनिस्ट में दो ड्रग्स हैं, निकोटीन और वेरेनिक्लीन। तो ये जो दो ड्रग्स हैं, निकोटीन और वेरेनिक्लीन, इनको यूज कहां पे किया जाता है? वी यूज देम इन स्मोकिंग डिपेंडेंस। तो इनको हम यूज करते हैं स्मोकिंग डिपेंडेंस में, जहां पर सिगरेट, जो सिगरेट पीते हैं और छोड़ नहीं पा रहे, छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए यूज करते हैं। तो स्मोकिंग डिपेंडेंस में कौन सा ड्रग यूज होता है? ये एक प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। तो ये बहुत ही सिंपल ड्रग है। अगर हम मास्करिनिक एगोनिस्ट की बात करें तो इनको हम फिर से दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड देम इनटू एमाइड्स एंड कॉलिन ईस्टर्स। तो ये दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं आप, एमाइड्स में और कॉलिन ईस्टर्स में। एमाइड्स में हमारे पास दो ड्रग्स हैं, पाइलोकार्पिन और सेबिमेलिन। कॉलिन ईस्टर में चार ड्रग्स हैं हमारे पास, एस्टाइल कॉलिन, बीटानिकॉल, पाइलोकार्पिन और सेबिमेलिन। कॉलिन ईस्टर में चार ड्रग्स हैं हमारे पास,
एस्टाइल कॉलिन, बीटा निकोल, कार्बाकोल, और जो चौथा ड्रग है दैट इज मीथाकोलिन। तो ये वो ड्रग्स का नाम, एमाइड्स, कॉलिनेस्टर। अच्छा, इन दोनों क्लास का खासियत क्या है? देखिए, जो एमाइड्स हैं ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, जो कॉलिनेस्टर्स हैं ये लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स हैं। तो लिपिड सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होने का फायदा या नुकसान क्या है? देखो, कोई भी ड्रग अगर लिपिड सॉल्युबल होता है इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब अगर ब्लड में मेरा ड्रग है तो ब्रेन में पहुंच सकता है। तो ब्रेन में पहुंचने के लिए ड्रग का लिपिड सॉल्युबल होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो बैरियर है वो खुद लिपिड से बना हुआ है, राइट। उसी प्रकार अगर ड्रग लिपिड इनसॉल्युबल है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा। तो एक बेसिक डिफरेंस है जो आपने समझना है। अच्छा, अगर ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा तो यूज क्या होगा? सेंट्रल होगा। भाई कोई ब्रेन में बीमारी है, डिप्रेशन है, साइकोसिस है, अल्जाइमर्स है, तो उसके लिए आपको ब्रेन में तो जाना पड़ेगा, मतलब लिपिड सॉल्युबल ड्रग यूज करना पड़ेगा। पर अगर मेरा कोई डिजीज है जो कि पेरिफेरी में है, जो कि पेरिफेरी में है मतलब ब्रेन से बाहर है, तो उनके लिए लिपिड इनसॉल्युबल यूज करेंगे। पेरिफेरी में है जैसे कि सपोज कोई बीमारी है आपके जीआईटी में, सपोज कि आपको अल्सर है पेट में, स्टमक में, पेशेंट को अल्सर है, आपको नहीं, तो उसमें हम ये ड्रग्स यूज करेंगे। अगर किसी को बीमारी है ब्लडर की तो उनमें ये यूज करेंगे। अगर किसी में बीमारी है मसल की तो ये यूज करेंगे। तो लिपिड सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होने का ये मोटा मोटा फायदा है। अब देखो, तो ये हो गया आपके एमाइड्स और कोलिनेस्टर्स। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक्स की। तो इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक्स में जो ड्रग्स हैं वो क्या है? एसीएचई इनहिबिटर्स हैं। और ये एसीएचई को कैसे इनहिबिट करते हैं? ये एसीएचई को कैसे इनहिबिट करते हैं? उनका जो इनहिबिशन है वो इरिवर्सिबल है, या जो इनहिबिशन है वो रिवर्सिबल है। इस पे बेस करके, इरिवर्सिबल मतलब एक बार चिपक गए तो चिपक गए, वहां से कभी निकलेंगे नहीं। रिवर्सिबल मतलब गए, चिपके, फिर बाहर निकल गए। तो जो इरिवर्सिबल ड्रग्स हैं ये आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं। जो रिवर्सिबल ड्रग्स हैं ये है आपके कार्बामेट्स। अच्छा, इनका एक कॉमन यूज है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स का कॉमन यूज है। इनको यूज किया जाता है एज इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, मतलब कीटनाशक के तौर पे यूज किया जाता है, घर में, खेतों में, खलिहानों में यूज किया जाता है, राइट। तो ये हो गया इनका नॉन क्लिनिकल यूज। पर कार्बामेट्स जो ड्रग्स हैं इनका क्लिनिकल यूज है। क्लिनिकल यूज मतलब पेशेंट्स में भी यूज होता है। और जो क्लिनिकल यूज करते हैं हम कार्बामेट्स को, उनका फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट में। एक जो क्लास है इन्हें हम कहते हैं टर्शरी अमीन्स, और एक जो क्लास है दूसरा वाला उसे हम कहते हैं क्वाटनरी एमीन्स। सो अमीन्स या अमाइंस, सो टर्शरी या क्वाटनरी अमाइंस, ये जो ड्रग्स हैं, टर्शरी अमाइंस में जो ड्रग्स हमारे पास चार ड्रग्स हैं, फाइजोस्टिगमिन, डोनेपेजिल, रिवास्टिगमिन एंड गैलेंटामाइन। क्वाटनरी अमाइंस में तीन ड्रग्स हैं, एड्रोफोनियम, नियोस्टिगमिन एंड पायरिडोस्टिगमिन। तो अब आप पूछेंगे कि भाई अब ये बताइए सर कि इनमें क्या डिफरेंस है? वही डिफरेंस है जो एमाइड्स और कॉलिनेस्टर्स में था। जो टर्शरी अमाइंस हैं ये लिपिड सॉल्युबल हैं, जो क्वाटरनरी अमाइंस हैं ये लिपिड इनसॉल्युबल है। तो घूम फिर के हम वहीं पहुंच गए। तो लिपिड सॉल्युबल है मतलब सेंट्रल यूज होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर में मार्क कर देता हूँ, डोनेपेजिल, रिवास्टिगमिन, गैलेंटामाइन। तो ये जो ग्रीन कलर में मैंने मार्क किया तीन ड्रग, इनको आप, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है, ब्रेन में जाएंगे, तो इन्हें हम कहाँ यूज करेंगे? अल्जाइमर्स डिजीज में। इनको बात करता हूँ मैं, एड्रोफोनियम, नियोस्टिगमिन, पायरोस्टिगमिन मैंने ब्लू कलर से मार्क कर दिया। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे, तो इनका यूज क्या होगा? पेरिफेरी में। कहाँ पे? एक मसल की बीमारी है और उसे हम कहते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। तो ये यूज होगा माइस्थेनिया ग्रेविस में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे
ये जो ड्रग है लिपिड सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, इनके होने से क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे आपको। तो मैंने क्लासिफिकेशन बताया, मैंने आपको ड्रग बताया, ताकि आप समझ सकें कैसे कैसे ड्रग्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, ताकि आगे चल के हम इनके यूजेस को समझ सकें। तो मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ ये सब चीजें, यूजेस डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखा आपने, पहला क्लास ऑफ ड्रग बताया मैंने, और वो है आपके कोलिनर्जिक ड्रग्स या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, डायरेक्ट कोलिनर्जिक्स, इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक्स। डायरेक्ट में आप देख सकते हैं मास्करेनिक या निकोटिनिक एगोनिस्ट हैं, और इनमें मास्करेनिक एगोनिस्ट में एमाइड्स या कोलिनिस्टर्स हैं। एमाइड्स लिपिड सोल्यूबल हैं, कोलिनिस्टर्स लिपिड इनसोल्यूबल हैं। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया जो ACH इनहिबिटर्स है, इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक्स हैं, वो या तो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। और जो रिवर्सिबल कार्बामेट्स है जिनका क्लिनिकल यूज है वो या तो टर्शरी है या क्वाटनरी है। टर्शरी लिपिड सोल्यूबल है, क्वाटनरी लिपिड इनसोल्यूबल है, और इसी वजह से इनके अलग अलग प्रकार के यूजेस हैं। तो ये पहला क्लास हमने देखा कोलिनर्जिक्स। अब दूसरे क्लास की बात करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स। तो देखिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ये हैं क्या असल में, पहले भी बताया था मैंने आपको। एंटीकोलिनर्जिक मतलब आप मास्करेनिक या निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दीजिए। तो एंटीकोलिनर्जिक को हम पैरासिम्पैथोलाइटिक्स भी कहते हैं। सो पैरासिम्पैथोलाइटिक्स या एंटीकोलिनर्जिक्स, इसका मतलब वही है। पहले बात करेंगे निकोटिनिक ब्लॉकर की। तो देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर दो प्रकार के हैं, एक है आपके NN रिसेप्टर्स, दूसरे हैं NM रिसेप्टर्स। तो इनकी बात करी थी मैंने पहले। अच्छा, जब आप NN रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे या NM को ब्लॉक करेंगे क्या इफेक्ट आएगा? देखो NN रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, क्या बताया था मैंने, गैंग्लियंस में होते हैं, इसीलिए NN ब्लॉकर्स को गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स भी कहते हैं। और जब भी आप गैंग्लियन को ब्लॉक करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो उसका इफेक्ट क्या आता है? जब भी गैंग्लियन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के आप ब्लॉक करेंगे तो वो नॉर एपिनेफ्रिन के रिलीज को कम करेगा, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं इन ड्रग्स का यूज क्या है। इन ड्रग्स को हम हाइपरटेंशन में यूज करेंगे, राइट? हाइपरटेंशन में यूज करते हैं इन ड्रग्स को। और हाइपरटेंशन में जो आप यूज करेंगे, 3 ड्रग्स हैं यहाँ पे। पहला ड्रग ट्राइमेथाफान, दूसरा मैकामाइल एमाइन, तीसरा हेक्सामिथोनियम। तो यहाँ पे आपके एग्जाम में सवाल क्या आ सकता है? सिंपल सा सवाल पूछेंगे आपसे कि जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है उसका नाम बताइए, तो इन्हीं में से कोई आपका नाम होगा। या फिर आपको ये ड्रग्स देंगे, पूछेंगे इनको यूज कहाँ करते हैं, हाइपरटेंशन में। तो ये 2 प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है जो यहाँ पे आ सकता है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं NM ब्लॉकर्स की। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैंने NM रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया, अगर मैंने NM रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया, तो NM रिसेप्टर को ब्लॉक करने का इफेक्ट क्या आएगा? NM रिसेप्टर करते क्या है? मसल के कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, मतलब इसका इफेक्ट आएगा अ डिक्रीज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो NM रिसेप्टर को अगर आप ब्लॉक करेंगे तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अगर मसल का कॉन्ट्रैक्शन कम होगा तो हम कहाँ यूज कर सकते हैं? NM ब्लॉकर्स को हम यूज कर सकते हैं एज मसल रिलैक्सेंट्स। सो मसल रिलैक्सेंट को एनेस्थीसिया में यूज किया जाता है ताकि आपके मसल रिलैक्स करें, ताकि सर्जरी अच्छे से हो पाए। तो जो मसल रिलैक्सेंट हैं, यहाँ पे कुछ ड्रग्स बताऊंगा मैं आपको, जैसे कि मीवाक्यूरियम, ये M है, मीवाक्यूरियम, एट्राक्यूरियम, डॉक्साक्यूरियम। तो ये जो ड्रग्स हैं ये मसल रिलैक्सेंस हैं, एनेस्थीसिया में यूज होते हैं। तो एनेस्थीसिया में हम फिर से डिस्कस करेंगे इन ड्रग्स को। तो फिलहाल देखिए एंटीकोलिनर्जिक्स में 2 क्लास हमने डिस्कस करे, NM ब्लॉकर्स, NN ब्लॉकर्स। मास्करेनिक ब्लॉकर्स की बात करते हैं। देखिए मास्करेनिक ब्लॉकर्स में बहुत सारे ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स बताऊंगा मैं यहाँ पे आपको, जैसे कि एट्रोपिन, ग्लाइकोपायरोलेट, डाइसाइक्लोमाइन, स्कोपोलामाइन, ट्रोपिकामाइड, इप्राट्रोपियम। तो ये जो ड्रग्स हैं ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं या एंटी मास्करेनिक ड्रग्स हैं। ये जो ड्रग्स हैं एंटी निकोटिनिक ड्रग्स हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया एंटीकोलिनर्जिक्स का। तो मैंने 2 प्रकार के ड्रग्स बताए आपको, एंटीकोलिनर्जिक्स और कोलिनर्जिक्स। उससे पहले अगर आप देखें तो मैंने आपको बता चुका हूं मैं आपको कि एंटीकोलिनर्जिक्स या कोलिनर्जिक्स का इफेक्ट क्या आता है आपके बॉडी में, और अगर इन दोनों को हम मिला दें तो कौन सा ड्रग कहां यूज होता है वो पता लगा सकते हैं। तो अगले सेक्शन में हम यही करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको बताया मैं आपका बेस बना रहा था, और अब इस बेस पे
इन ड्रग्स के यूजेस को हम समझने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट आपके नर्सिंग एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वहीं से आते हैं।